कि सिवाय एक आईएसआई का कर्नल अभी आएगा, उसके अलावा आपने किसी को अंदर आने नहीं दें। थोड़ी देर बाद वो जो रिजल्ट उन्होंने अनाउंस करना था, वो आईएसआई के कर्नल साहब ने वो अंदर बीआरओ को हैंड ओवर कर दिया कि इस रिजल्ट को आपने अनाउंस करना है। वहाँ और भी लोग थे जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अच्छा। तो उस दौरान जब हमारे साथी इकट्ठे हो रहे थे तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की और पहली गोली मुझे लगी और मैं उसी के साथ में गिर गया था वहाँ पे। तो मेरी अपनी असेसमेंट बाद अभी यही थी, और मैं कई दफ़ा इसको बात कह भी चुका हूँ कि आई वॉज द ओनली वन जिसने फॉर्म 45 की का ये जो फ्रॉड है कि उसकी प्रिडिक्शन इलेक्शन से 2 दिन पहले कर दी ये फ्रॉड होगा कि फॉर्म 45 में वो फ्रॉड करेंगे, और फिर वही हुआ। फॉर्म 45 में उन्होंने पूरे मुल्क में फ्रॉड किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जब तमाम हरबा नाकाम हो जाएंगे। ये फॉर्म 45 में टेम्परिंग एक ऐसा अमल है जिसका रोकने का हमारे पास के कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर आता है वो फॉर्म 45 हैंड ओवर करता है आरओ को, तो फिर आरओ की मर्जी है कि वो 5 से किस तरह 1500 बनाता है, वो सिफर से किस तरह 3000 सिफर से किस तरह 3200 बनाता है। तो कैंडिडेट पे क्या कर सकता है, उसने तो फिर अदालत जाना है। सही की जाओ, सही है। अदालत में फिर जो टाइम लगता है वो। तो ये असेसमेंट ये भी हमने प्रेडिक्शन पहले दिन कर दी, और ये हमारे पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है। उसके बावजूद जब ये नहीं हुआ, फिर चंद इलाकों में उन्होंने टप्पे लगाने का प्लान बनाया, उसको भी हमने इस तरीके से नाकाम बनाया कि हमने उसका कि उस नतीजे को हम जारी नहीं देंगे। हमने ऑलरेडी मेरा सेकेंड के बाहर टेस्ट का ऐलान कर दिया था। यानी हाँ, फिर जब हमें अंदाज़ा हुआ इस दिन कि अब ये यही उम्र हुआ कि आरओ को उन्होंने कह दिया कि भाई ये रिजल्ट आपने अनाउंस करना है। रात को 160 पोलिंग स्टेशन की गिनती हो गई, और बाकी जो रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन थे उनमें हमें अंदाज़ा हो गया था कि उसमें हमारी लीड है और हमारी जीत यकीनी है। तो वो जो जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी जगह हाल, उसको हमने सील किया, और ये फैसला हुआ कि कल सुबह दोबारा से गिनती शुरू होगी। तो जब दोबारा हम सुबह वहाँ पे गए तो दरवाज़ा भी बंद था। इसी दौरान जब हम वहाँ पर गए और हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था डीसी कंपाउंड में, सही। तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि भाई क्या सूरत हाल है, क्यों हमें आप जाने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें डिप्टी कमिश्नर ने कहा है, जो कि डीआरओ भी थे, सही है, कि सिवाय एक आईएसआई का कर्नल अभी आएगा, उसके अलावा आपने किसी को अंदर आने नहीं दें। और जब ये बात हो रही थी तो उसी दौरान वो आईएसआई के कर्नल वहाँ पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वो आ गए, उनकी गाड़ी का नंबर वगैरह सब उनको बताया हुआ था। सही है। पुलिस वालों को, पुलिस वालों उनको अंदर जाने दिया। हमारे साथ जो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। सही है। थोड़ी देर बाद वो जो रिजल्ट उन्होंने अनाउंस करना था, वो आईएसआई के कर्नल साहब ने वो अंदर बीआरओ को हैंड ओवर कर दिया कि इस रिजल्ट को आपने अनाउंस करना है। वहाँ और भी लोग थे जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अच्छा। मेरे निकलने के बाद तो वाला में जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, हम दोबारा गए वापस जहाँ पर हमारे साथी इंतज़ार कर रहे थे। वो हमने कहा कि भाई हमने धरना देना है, एहतजाज करना है, ये तो टेम्परिंग का फैसला हो गया इन्होंने। तो उस दौरान जब हमारे साथी इकट्ठे हो रहे थे तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, और पहली गोली मुझे लगी और मैं उसी के साथ में गिर गया था वहाँ पे। लेकिन उनका इरादा शायद उस वक्त मुझे कत्ल करने का था, क्योंकि वो जो उनके प्रॉक्सीज के जरिए उनकी एफर्ट नाकाम हुई, तो उन्होंने डायरेक्ट मारने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल मेरे साथियों ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से, और वो उसी तरह 4-5-6 मिनट तक वो मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। 4 साथी हमारे, 3 साथी ऑन द स्पॉट शहीद हुए, और एक साथी हमारा फिर लेटर ऑन। सो आप कह रहे हैं कि फॉर्म 15 साथी हमारे जख्मी हुए। तो आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के नाम पे आपको पहले से पता था कि ये सब होगा। तो खैबर पुख्तनख्वा में तो पीटीआई की हुकूमत आ गई, तो क्या उनके साथ नहीं हुआ, या फिर पूरे मुल्क में अगर उनके साथ हुआ तो खैबर पुख्तनख्वा में क्यों नहीं हुआ? ये लेकिन पहला शायद ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि अगर पूरा मुल्क उनसे हमने छीनना है तो चलो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए कुछ न कुछ उनको दे देते हैं।
मतलब पूरी रोटी छीन रहे दोनों वाले। तो वो वही सही है, आपने बड़ा बेहतरीन सही है। सुन ये आपने जो आपका हल्का है, मतलब मैंने सुना है, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि वो जो कैंडिडेट वहाँ पे जीता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदा है, यानी कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है और जो अफ़गानिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ठीक है। तो मैं उनकी ज़ात पे तो डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो नंबर 3। अच्छा, वो नंबर 3 थे। वो मुकाबला पीटीआई का था मेरे साथ, अच्छा। और वो तो को तो बहुत बड़ी छलांग लगवा कर उनको कामयाब बनाया है, वो काफ़ी पीछे थे। सही है। और वजूहत उनकी जो भी थी, लेकिन फैसला पहले दिन से ये हुआ था कि उसी को जितवाना है, क्योंकि पोलिंग स्कीम मेरा तो बदल उन्हीं की मर्जी से होगी, और प्रेजाइडिंग स्टाफ उन्हीं की मर्जी से लगता था। और मैं अक्सर ये कहता भी हूँ, एक दो दफ़ा और इंटरव्यू में देखा कि मौलाना साहब ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ दांधी हुई। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि उनके साथ कौन सी सीट पे दांधी हुई है। जो 2 कौमी असम्बली की सीट्स उनको खैबर पख्तूनख्वा से मिली है, वो उनको फॉर्म 45 टेम्पर करके ही दी गई है। तो दांधी के तो वो बेनिफिशरी है ऑलरेडी, लेकिन वो शायद ये समझते हैं कि इससे भी ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए था। 2 नंबरी से, फॉर्म 45 की टेम्परिंग से एक्सपेक्ट वो ये कर रहे थे कि जिस लेवल की टेम्परिंग फॉर्म 45 में पंजाब में हुई है, मुझ पर भी इतना नजर करम करे कोई कर देते। ये 2 सीटें भी जिनको मिली हुई है हमारे सूबे की कौमी असम्बली की, ये फॉर्म 45 की मिली है, मैं टेम्पर करके उनको दी गई है, उन्होंने खुद नहीं की। मतलब ये सारे चाहते हैं कि वो उनका अगला ये है कि मतलब सिर्फ 2 क्यों नहीं, सिर्फ 2 क्यों थी ज़्यादा, मतलब ये तो भाई हुकूमत मुझे दे देते फॉर्म 45 टेम्पर करके, क्योंकि मेरे ख्याल में वो ये एक बहुत खतरनाक बात है कि सियासी पार्टियों मेरे ख्याल में ये जवाल की इंतहा है कि वो अवाम के बजाय फौज से या इस्टेब्लिशमेंट या जो भी कहें उनसे ये तवक्को रखना शुरू करते हैं कि वो हमें दिलवाएंगे, और फिर जब नहीं मिलती फिर नाराज़गी होती है, फिर एहतजाज होता है।